डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल हमने आज ही मैंने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था। तो अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि शुरू का देख के 2 मिनट फिर आप आगे बढ़ गए, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर का भी जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना क्वेश्चन आपका मैच कर जाए, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, जैसे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को एकदम आंसर रीड आउट करते हुए जाइएगा। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद क्या है? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। ठीक है, यहीं पे याद करते हुए जाइए। यह एक विचारधारा है जिसमें लोगों का अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा सबसे ज़्यादा अहम होती है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना, और यह एक विचारधारा है जिसमें लोगों का अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा सबसे ज़्यादा अहम होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है कि आप जिस भी देश में हैं उस देश के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए और एकता की भावना होनी चाहिए। सभी क्या है, देश में एक समान है, प्रेम होना चाहिए अपने देश के प्रति। ठीक है, एंड सॉरी, देश के प्रति समर्पण और निष्ठा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आप लोग देखो, जो हमारे लिए जो आर्मी लोग हैं, देखते होंगे बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका क्या है, देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। वो क्या कर रहे हैं, अगर वो बॉर्डर पे नहीं खड़े होते तो आज हम यहाँ पे जिंदा सही तरीके से नहीं रहते, क्योंकि वो बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, हमारी रखवाली कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, जितना भी हमला होता है बाहर देश से तो क्या होता है, आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि ये जवान जो है वो शहीद हो गया। तो उनका क्या है, अपने देश के प्रति समर्पण है, वो समर्पित है, अपने देश के प्रति उनका निष्ठा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जो था उसका गठन क्यों किया गया था? तो यहाँ पे देखिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया। मतलब ये जो साइमन कमीशन जो एक पारित किया गया वो कब हुआ है? 1927 में हुआ है। तो ईस्वी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। हिस्ट्री में तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप याद रखिए कि कौन से ईस्वी में क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1927 में साइमन कमीशन जो है वो क्या हुआ था, उसका गठन हुआ था, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए क्या किया था, साइमन कमीशन को नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि मानव निर्मित संसाधनों के 5 उदाहरण दे। मानव निर्मित का मतलब क्या होता है, जिसको मानव ने बनाया है, जिसको मनुष्य ने खुद से बनाया है। तो मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, तो आपको उसका 5 उदाहरण देना है। यहाँ पे मैंने 5 उदाहरण दिए हैं, वस्त्र, कागज, मकान, फर्नीचर,
प्लास्टिक, ये सभी क्या है? मानव निर्मित है। इसको मानव ने खुद बनाया। वस्त्र, कपड़े कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं। कागज, कागज का कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं। मकान, ये जो घर बनता है, लोग आते हैं ना, हम लोग मिस्त्री बुलाते हैं घर बनाने के लिए, तो ये सब कौन बना रहे हैं? मनुष्य बना रहे हैं ना। फर्नीचर, फर्नीचर जो इतने सुंदर सुंदर फर्नीचर हमें दिखते हैं, तो ये सब कौन बनाता है? मनुष्य खुद बनाते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी हमने खुद ने बनाया है, और जिसकी वजह से आज हमें क्या हो रहा है? बहुत ही नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक का यूज़ करना पहले बीच में एक बार बैन हो चुका था, पूरी बैन कर दिया था प्लास्टिक, लेकिन फिर से लोग जो है आदत के, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब लोग अपनी आदत नहीं बदल सकते, लोगों को प्लास्टिक चाहिए होता। हम ही लोग बाज़ार चले जाते हैं, दुकान सब्जी वाले के पास चले जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक में दे दीजिए अगर आपके पास प्लास्टिक हो तो। लेकिन नहीं, अगर आप इसके जगह पे कागज़ का कैरी बैग का यूज़ करते तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। प्लास्टिक बहुत ख़राब है और हम जनता ही जो है ना इसको बढ़ावा देते हैं। अगर हम लोग ही बोले कि नहीं, हमें आप एक काम करो, कैरी बैग में दो, आप कैरी बैग रखो, तो क्या हो सकता है? इसका समाधान हो सकता है। बट हम लोग ही क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो है ना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो हो रही है लोगों को। पहले के डेट पे इतना ज़्यादा लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग ये सब चीज़, पहले प्लास्टिक का उतना यूज़ नहीं होता था। ठीक है, लोग अपने अपने घरों से क्या करते थे? थैली लेकर के जाते थे, कपड़े की थैलियाँ लेके जाते थे। बोरा का जो एक आता है, बोरा टाइप का, क्या बोलेंगे उसको, उस टाइप की थैली होती है, अभी भी मिलती है, तो लोग उस तरीके का थैली का इस्तेमाल करते थे जब मार्केट जाते थे तो। लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग ज़्यादा सुख सुविधा में डूब गए हैं। हमें ज़्यादा सुख सुविधा चाहिए, हम ऐसे खाली हाथ ही चले जाते हैं कि अरे वो तो प्लास्टिक में हमें दे ही देंगे। लेकिन नहीं, जितना हम लोग अब मतलब इसको चाहेंगे कि नहीं कम, हम ही, हमारे द्वारा ही ये कम होगा, लेकिन हम ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता क्या है? ठीक है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन यहीं तक पूछा है आपसे, जैव विविधता क्या है। 2 मार्क्स पे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमेशा मार्क्स भी देखिएगा कि बगल में 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स के अनुरूप ही लिखिएगा। ठीक है, तो वन्य जीव और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या है? जो वन्य जीव है, हर प्राणी अलग अलग होता है ना। अगर आप छिपकली को देखो, चूहा की बनावट देखो, वो उससे अलग है ना, दोनों एक नहीं है। तो जैव विविधता क्या है? दोनों में जो विविधता पाई जाती है, दोनों में अलग अलग चीज़ें पाए, मतलब अलग अलग तरीके उनके, वो अलग तरीके से चलेंगे, वो अलग तरीके से दौड़ेंगे। तो वन्य जीव और कृषि फसलों में भी विविधता पाई जाती है। हर चीज़ एक जैसा होता है? आलू क्या बैगन के जैसा दिखता है? नहीं, बैगन अलग तरीके से दिखता है, उसकी विविधता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? जैव विविधता कहते हैं। इनका हमारे लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं क्या होती है? पूरी होती है। हर चीज़ से अलग अलग आवश्यकताएं जो है वो पूरी होती है। तो हर चीज़ का पृथ्वी पर होना ज़रूरी है। वो क्या करती है? संतुलन को बनाए रखती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा जो बकरी है, बकरी जो है वो क्या करता है? घास को खाता है। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। ठीक है, बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाते हैं, खाते हैं ना। मटन, मटन खाते हैं सब, तो मनुष्य खाते हैं। मनुष्य को फिर कौन खा सकता है? कौन खाएगा? बाघ वगैरह जो होंगे वो लोग खा लेते हैं, निकल लेते हैं। तो उस तरीके से एक जैव विविधता जो है ज़रूरी है, वो संतुलन को बनाए रखता है। सभी जीवों में अलग अलग विविधता भी क्या होती है? पाई जाती है, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक सरकार से आपका क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है?
तो सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। सामुदायिक सरकार कौन सा होता है? तो सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। मतलब एक ही भाषा जो बोलते हैं वही लोग उसकी क्या करेंगे? सरकार को चुनेंगे। ऐसी सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरीकरण किसे कहते हैं? शहरीकरण क्या है? तो किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। कोई गांव है उसका विकसित होना, अभी देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, गांव भी अब गांव की तरह नहीं है, वहाँ भी लाइक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुका है, वहाँ की रोड भी पक्की होने लगी है। तो किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। और एक मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, या फिर हम लोग शहरीकरण किसे कहेंगे? किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार जब शहर की तरफ निवास के लिए जमा होता है तो उसे नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो आजकल बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है और ऑब्वियसली पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ जा रही है। अभी जैसे बड़े बड़े शहर देख लो, जैसे आप देखोगे कोलकाता हो गया, रांची हो गया, लोग बाहर बाहर से आते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो लोग बाहर से भी इन सब जगहों पर क्या करते हैं, जाते हैं। जा करके वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, नगरीकरण या शहरीकरण हो गया। धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है और दूसरे जगह पे जहाँ पे मतलब लाइक सभी चीज़ की फैसिलिटी है, सुविधा है, वहाँ पे जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। या फिर कोई गांव या शहर है जहाँ पे वो विकसित हो रहा है। मतलब अब देखो, जैसे गांव में पहले स्कूल इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, अब धीरे धीरे वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ आ रही है, वहाँ पे भी स्कूल खुल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रहे हैं। मतलब कच्ची सड़कें थी पहले, अब पक्की सड़कें हो रही है। तो इसको भी क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। तो दोनों में से एक कोई भी आप आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बहुत ही इजी, यहीं पे लर्न करके जाइए। जब कुल राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार का क्या अर्थ है? बाजार का क्या अर्थ है, मार्केट का क्या अर्थ है? तो बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बाजार कैसी जगह है? एक ऐसी जगह है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बाजार में खरीदार और विक्रेता मिलते हैं और वस्तुओं का व्यापार करते हैं। करेक्ट बात है, आप अपने बाजार में, आसपास बाजार में जाते होंगे तो वहाँ पे ऐसी जगह है ये जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। हम मार्केट क्यों जाते हैं? सिंपल सी बात है, सामान खरीदने के लिए मार्केट, या तो हम कपड़े खरीदने जाते हैं या तो हम सब्जियां लेने जाते हैं। बाजार में एक खरीदार होता है और एक विक्रेता होता है जो क्या करता है, बेचता है। विक्रेता का मतलब कोई चीज़ जो बेचता है, और वो वस्तुओं का व्यापार करते हैं।
बाजार में क्या होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है और वहाँ पे जाते हैं और सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अभी बताए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।